हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिम्स के लिए पीटी 365। विजन आईएएस की साइट पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अभी पीटी 365 के अप्रैल 2024 और अक्टूबर से अक्टूबर 24 के डेटा आ गए हैं। हम पहले इसे कंप्लीट करेंगे और इससे रिलेटेड अदर सब्जेक्ट्स को भी हम कंप्लीट करेंगे। देन उसके साथ साथ जब नए डेटा आ जाएंगे अक्टूबर के बाद से अभी तक का फेब तक का, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि मैं आपको जितना लेल्दी ये डेट यहाँ कंटेंट लिखा हुआ है इस लेल्दी वे में ना पढ़ाकर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूं, सो दैट कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। और कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप प्रीलिम्स में काफी अच्छे से कर सकेंगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग यही यूज करेंगे, एग्जाम्पल यूज करेंगे। और अगर फैक्ट यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में कि साइमल्टेनियस इलेक्शन है क्या एग्जैक्टली, इसको समझने के लिए जो हमें डेटा चाहिए, जो हमें डेफिनेशन चाहिए, हम वो देखेंगे। मींस जो कंप्लीट वीडियो होगा वो आपका फैक्ट और एग्जाम्पल के बेस पे होगा। राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है, आज हम इस पीटी 365 के फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, दैट इज इलेक्शन। इलेक्शन से जुड़े 6 टॉपिक यहाँ दिए गए हैं 1.1 से 1.6 तक। आज के वीडियो में हम इसे कंप्लीट करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा इलेक्शन। इलेक्शन में भी हमारा सबसे पहला टॉपिक है साइमल्टेनियस इलेक्शन। पहले हम ये जानेंगे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन है क्या, ये इसके बारे में क्यों डिस्कशन हो रहा है, इसे रिव्यू कौन करता है, और इसे ही वन नेशन वन बिल भी जाना जाता है। ठीक है। सो न्यूज में क्यों था पहले ये जानते हैं। रिसेंटली वन नेशन वन बिल जो है, जिसे ऑफिशियली हम इसे देखें तो ये अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन 129th बिल है ये। ठीक है, अमेंडमेंट किया हुआ 2024 में लाया गया, लोकसभा में इसे प्रेजेंट किया गया है। इट बिल रिव्यू बाय द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। ठीक है। सो लोकसभा में इसे प्रेजेंट किया गया और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी के द्वारा रिव्यू किया जा रहा है। सो जो आपका साइमल्टेनियस इलेक्शन है, इसे ही हम वन नेशन वन इलेक्शन से भी जान रहे हैं। इसमें होगा क्या वन नेशन वन इलेक्शन में, इसमें सजेस्ट किया गया है इस बिल के थ्रू लोकसभा में कि लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन को एक साथ कंडक्ट कराया जाए। ठीक है। सो वन नेशन वन इलेक्शन मीन्स दैट लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन विल बी कंडक्टेड टुगेदर. So it doesn't mean all voting happen on a single day, right? It can be held in phases. So ये है आपका साइमल्टेनियस इलेक्शन, इसको ही कहा जाता है। इससे रिलेटेड सॉरी, इससे रिलेटेड कुछ की प्रोविजंस है, हम उस पर नजर डालेंगे क्योंकि की प्रोविजंस में ही कुछ फैक्ट छिपे हुए हैं। सो अकॉर्डिंग टू द की प्रोविजन, इफ यू आर एबल टू सी दैट हियर, जो नए इंसर्शन किए गए हैं दैट इज आर्टिकल 28A, राइट। सो अंडर दैट आर्टिकल 28A में क्या है, इसमें मेंशन किया गया है साइमल्टेनियस इलेक्शन मींस द इलेक्शन कमीशन विल होल्ड लोकसभा एंड स्टेट असेंबली टुगेदर, राइट। नेक्स्ट यूज किया गया है असेंबली टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, टर्म ऑफ या असेंबली टर्म अलाइनमेंट, आप इसे असेंबली टर्म अलाइनमेंट भी बोल सकते हैं, आप इसे टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कह सकते हैं। इसमें होता है ऑल स्टेट असेंबली विल हैव द सेम टर्म एज द लोकसभा। जैसे लोकसभा का सेम टर्म होता है, सेम द टर्म ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली विल एंड विद द फुल टर्म जस्ट लाइक द लोकसभा, राइट। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट अमेंडमेंट हुआ है आर्टिकल 83 में। आर्टिकल 83 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें डिफाइन किए गए हैं दो कीवर्ड्स। वन है आपका अनएक्सपायर्ड टर्म एंड सेकेंड वन इज मिड टर्म, राइट। सो अनएक्सपायर्ड टर्म में कहा जा रहा है इफ लोकसभा इज डिसॉल्व अर्ली, the remaining time before completing 5 years is called the unexpired term.
मीन्स जो टर्म अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ, मीन्स 5 साल की अगर आपकी लोकसभा थी, उसमें से अगर लोकसभा केवल 15 दिन चली है, तो रेस्ट जितने भी टर्म बचे, जितने भी ईयर, जितने भी मंथ बचे, दैट इज अनएक्सपायर्ड, उस पर रूल नहीं हुआ है, उस पर लोकसभा नहीं चली है, तो दैट इज अनएक्सपायर्ड टर्म है। तो दिस इज कॉल्ड द अनएक्सपायर्ड टर्म। अब इस अनएक्सपायर्ड टर्म को यूज करने के लिए ही मिड टर्म इलेक्शन कराया जाए। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शन, क्योंकि ये बीच में हो रहा है, राइट। सो मिड टर्म इलेक्शन। सो अगर हम इसे लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, इफ लोकसभा is dissolved before completing its term, election will held for only the remaining period instead of the full 5-year term. So this is called the mid-term election. Okay. Next यहाँ जिक्र किया गया है आर्टिकल 172 का. So this is similar to Lok Sabha. State Assembly will also have an unexpired and full term concept. So इसमें अमेंडमेंट करके यही बात को अमेंडमेंट किया गया है, इसी बात को यहाँ बताने की कोशिश की गई है, राइट। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं बोर्ड क्लियर कर लूं। ओके, नेक्स्ट टर्म हमारा यहाँ यूज हुआ है, जो अमेंडमेंट के लिए बताया गया है, आर्टिकल 327 को। इसमें बोल दिया गया है, पार्लियामेंट गेट्स द पावर टू मेक द रूल रिगार्डिंग इलेक्शन फॉर बोथ लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली। तो किसको पावर दे दिया जाए? पार्लियामेंट को पावर दे दिया जाए, ठीक है। ओके, साइमल्टेनियस इलेक्शन मैंने आपको समझा दी, यही ये दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पास देखिए क्या बोला गया है, यहाँ कहा गया है बॉडी दैट रिकमेंडेड साइमल्टेनियस इलेक्शन। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बॉडी का नाम आपको याद रखना है, बिकॉज यूपीएससी अक्सर बॉडी के नाम पूछ लेती है। सो यहाँ हम याद रखेंगे बॉडी का नाम अकॉर्डिंग टू बॉडी नेम। यहाँ पास 4 बॉडी नेम दिए गए हैं, दैट इज 117th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इसको याद रखना है। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट 2015, वर्किंग पेपर ऑफ नीति आयोग 2017। क्लियर? यहाँ पास ऐसा नहीं है कि इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन पहले नहीं हुआ है, दिस इज द न्यू आइडिया और पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। नो, एक्चुअली इट हैपेंड, पास्ट इंस्टेंसेस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल, इंडिया में दिस इलेक्शन हैपेंड इन 1951 and 52, 1957, 1962 and 1967. But this cycle was broken when the state assembly state assembly आपकी 1968 to 69 वाली and लोक सभा 97 were dissolved early। ये दोनों जब अर्ली डिसॉल्व हो गई थी तो ये वाला साइकिल डिस्टर्ब हो गया था, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहें तो मैं एग्जाम्पल दूंगी कि इमेजिन करिए अ स्कूल वेयर ऑल एग्जाम, ठीक है, फ्रॉम क्लास 1 to class 12 हैपन टुगेदर every 5 years, right? But suddenly some classes fail and need a re-exam before the 5 years. Okay? So if this keep happening, अगर ये बार बार होता है कि कुछ क्लासेस फेल हो जा रही हैं और उनका फिर से री एग्जाम हो रहा है without completing the 5 years, it keeps happening, then what has happened? The synchronized schedule is broken, right? And this is what happened in the India election after the 1967. सो दैट्स वाई दिस साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो 1967 के बाद खत्म हो गया इंडिया में। एंड अगेन दिस बिल इज प्रेजेंटेड, द साइमल्टेनियस इलेक्शन सजेशन। सो दिस बिल एम टू ब्रिंग बैक द सिंक्रोनाइज्ड शेड्यूल सो दैट द इलेक्शंस हैपन टुगेदर अगेन। क्लियर? राइट, नेक्स्ट टॉपिक पे चले। 1.2 स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्यों न्यूज में था, इसे भी एक बार जानते हैं, फिर हम जानेंगे कि ये काम कैसे करता है अपने इंडिया में, और नहीं समझ आया तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? चलिए, सो स्टेट इलेक्शन कमीशन की अगर यहां बात की जाए, सो स्टेट इलेक्शन कमीशन, व्हाई इट इज इन न्यूज? बिकॉज CAG, you know the body CAG, that is the Comptroller and Auditor General. So, in its Karnataka report,
जो कैग ने कर्नाटका रिपोर्ट दिया था. सो इन इट्स कर्नाटका रिपोर्ट फाउंड दैट weakening the state election commission leads to delay in local government election, right? तो कैग के कर्नाटका रिपोर्ट में क्या आया है रिसेंटली, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि डिस एम्पावरमेंट ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन डिले इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट. ओके, ये न्यूज है. दैट्स व्हाई स्टेट इलेक्शन कमीशन हमारा टॉपिक यहाँ हो जाता है. सो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है पहले इसे समझते हैं. देखो, an independent body that conducts election for local government like panchayat and municipality. Okay, it was created under the 73rd and 74th Amendment Act in 1992 to ensure fair election at the local level. Clear? देखो यहां लिखा हुआ है सेम चीज. ये रिकमेंड ये रिकमेंड किसने किया था? गढ़गिल कमेटी ने रिकमेंड किया था. ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को गढ़गिल कमेटी ने किया था. सो द गढ़गिल कमेटी आल्सो रिकमेंडेड इट्स फॉर्मेशन. सो हमेशा आप याद रखना गढ़गिल कमेटी के बारे में, इन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन का कॉन्सेप्ट दिया था और ये यूपीएससी में मुझे लगता है कई बार पूछा जा चुका है. ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे, बट बिफोर फर्स्ट हैव टू फिनिश दिस पर्टिकुलर डेटा, पर्टिकुलर दिस पीडीएफ. ओके, सो अब ये फंक्शन कैसे करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन? देखो, इट डिसाइड्स इलेक्शन बाउंड्री, राइट? सो स्टेट इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स हाउ एरिया, लाइक वार्ड, और एरिया कहने का यहाँ मतलब है वार्ड और कंस्टिट्यूएंसीज. ठीक है, सो स्टेट इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स हाउ एरिया आर डिवाइडेड फॉर द फेयर इलेक्शन. क्लियर? सेकेंड है आपका यहाँ पे prepares voter list. So it oversees the voters registration and update the list regularly. Second, it's reserve the seat, means ensure the scheduled caste, scheduled tribes and other backward caste classes get reserved seat in local election, right? Next ये काम करता है resolve the election dispute. ठीक है, resolve the election disputes. It's handle complaint, candidate disqualification and other election related issue. It's also advise the governor. So it advises the governor, means guide the governor on the election matter for local body like panchayat raj institution and the urban local body. Clear है? Okay, अभी भी कुछ डाउट है तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ इस बॉडी को समझने के लिए. इस सपोज करो, थिंक अ स्कूल ऑफ इलेक्शन. ठीक है, आपके स्कूल का इलेक्शन के बारे में ही आप सोच सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल प्रिंसिपल इज जस्ट लाइक अ गवर्नर. ओके, आपके जो स्कूल के प्रिंसिपल है वो गवर्नर है. नीड्स अ फेयर सिस्टम टू इलेक्ट द क्लास मॉनिटर. ओके, सो इफ द इलेक्शन कमिटी, ठीक है, इफ द इलेक्शन कमिटी, यहाँ पर इलेक्शन कमिटी मीन्स state election commission is a strong, election happen on time and everyone gets fair representation. Okay, और अगर यहाँ पास इलेक्शन कमिटी मीन्स स्टेट इलेक्शन कमीशन अगर वीक होगा तो क्या होगा? इलेक्शन आर डिले एंड सम स्टूडेंट मे नॉट गेट अ चांस टू वोट प्रॉपरली, राइट? सो दिस इज द एग्जैक्टली व्हाट हैपनिंग विद द लोकल बॉडी इलेक्शंस इन कर्नाटका. सो दिस इज द ओवरऑल स्टोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिलिमिटेशन. सो वी आर टॉकिंग अबाउट डिलिमिटेशन. तो ये न्यूज में क्या था पहले ये जान लेते हैं, देन हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे. पहले बोर्ड क्लियर करते हैं. ओके, सो डिलिमिटेशन कमीशन न्यूज में क्यों था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग 2024 के टाइम में जो केस था किशोर चंद्रा छगनलाल राठौर केस 2024 वाला. So in this case, the Supreme Court ruled that constitutional court, like constitutional court क्या होते हैं? जैसे कि आपका हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, can review orders of the delimitation commission if
द डिसीजन इज क्लियरली अनफेयर और आर्बिट्री होगा तो। क्लियर है? सो दिस इज इन न्यूज। अब समझ आया डिलिमिटेशन कमीशन क्या हुआ, डिलिमिटेशन कमीशन क्यों आया न्यूज में। ओके सो अब चलो जानते हैं होता क्या है ना डिलिमिटेशन कमीशन। सो डिलिमिटेशन मीन्स फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट एंड setting the boundary for constituency in Lok Sabha and State Assembly. ठीक है, fixing the number of seat and boundary for the Lok Sabha and the State Assembly. Who does it? कौन करेगा ये? A powerful body called the Delimitation Commission, means boundary commission भी कहा जाता था इसे। ठीक है, सो दिस इज द हायर बॉडी जो इसको करेगी, फिक्स करेगी नंबर ऑफ सीट, जो सेट करेगी बाउंड्री को, जो डिलिमिट करेगी, तो उसके लिए एक डिलिमिट बॉडी है, दैट इज कॉल्ड द डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन। ओके, कुछ की फैक्ट्स है इसके बारे में, चलिए जानते हैं क्या की फैक्ट्स है। अगर हम डिलिमिटेशन की बात करते हैं, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, तो कुछ की फैक्ट्स हैं डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, उसको देखते हैं। ओके, की फैक्ट से पहले हम इसके एक बार कंपोजिशन पे अगर नजर डालें तो यहाँ से और भी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी थोड़ी। आप यहाँ देखो काफी अच्छे से यहाँ कंपोजिशन इसका समझाया गया है। पर्सन हु हैज बीन अ जज फॉर द सुप्रीम कोर्ट, वो इसका चेयरपर्सन होगा। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं और इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, वो यहाँ बैठेंगे। एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, वो इस डिलिमिटेशन कमीशन में बैठेंगे। तो इन तीनों को मिला के इसका कंपोजिशन तैयार किया जाएगा। ठीक है, इनका इसके कुछ की फैक्ट्स भी हैं। की फैक्ट्स ये है, इट इज क्रिएटेड अंडर द आर्टिकल 82। ठीक है, ये अंडर आर्टिकल 82 के अंदर आता है डिलिमिटेशन कमीशन। यहाँ आपको दिखेगा डेटा, देखो आप, अंडर आर्टिकल 82 में आता है ये आपका। सो अंडर आर्टिकल 82 में पार्लियामेंट डिसाइड्स हाउ डिलिमिटेशन शुड बी डन। ओके, फॉर्म्ड 4 टाइम्स इन इंडिया, 4 बार इंडिया में बना है ये, 1952, 1963, 1973 एंड 2002। स्टैट्यूटरी बॉडी है बिकॉज इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। फाइनल अथॉरिटी जो है, इट्स डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट एंड मस्ट बी फॉलोड। Order are presented to Parliament and State Assembly, but no changes can be made by them. ठीक है, प्रेजेंट होगा पार्लियामेंट में, असेंबली में, स्टेट असेंबली में, बट उनके द्वारा इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया जा सकता है। सो दिस इज डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, चलो अब इसको एक बार अपने अपने एग्जाम्पल से समझा जाए कि क्या है डिलिमिटेशन कमीशन बॉडी। आप इमेजिन करो स्कूल विद 10th क्लासरूम। ठीक है, एक स्कूल है जिसमें 10th क्लासरूम है। द स्कूल डिसाइड टू रीअरेंज क्लास सेक्शन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, सो दिस इज लाइक द डिलिमिटेशन, है ना, वेयर इलेक्टोरल बाउंड्री आर redrawn same. So if it done fairly, so every class get an equal number of student. अगर ये fairly काम होता है तो सारे 1 से 10th की जो क्लासेस सब में equal number of student जाएंगे। But अगर ये unfairly होता है, for example, some classes get 50 student, ठीक है, other classes gets only 10 student. For example, class 5 में 50 स्टूडेंट चले गए, वहीं क्लास 10 में केवल 10 स्टूडेंट गए हैं, है ना। So student will complain, right? So in this case, Supreme Court can step in and review the decision if it is clearly unfair, just like it rule in this case हुआ है यहाँ पे। ठीक है, so यही है ओवरऑल कहानी डिलिमिटेशन कमीशन की। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चले, दैट इज टॉपिक नंबर 1.4। सो 1.4 में कहा गया है ईवीएम वीवीपैट। काफी दिनों से ये न्यूज में रहता है, ठीक है, हर साल रहता है, मेरे कहने का अर्थ है। सो इसकी जर्नी अगर हम देखें तो यहाँ काफी अच्छे से इस जर्नी को बताया गया है, आप देख सकते हो। इन 1982 ईवीएम फर्स्ट यूज्ड इन असेंबली बाय इलेक्शन इन केरला। ठीक है, देन इन 1989 RPA in 1951 amendment to permit EVM use. Okay. In 2004, EVMs were adopted for the general elections and have been used in all election.
फिर सभी में होने लग गया। इन 2013 सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड वीवीपैट यूजिंग सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के केस में उन्होंने मैंडेट कर दिया वीवीपैट को। Now in 2019, Supreme Court ruled in N. Chandrababu Naidu versus Union of India that 5 EVM per assembly, constituency assembly or assembly segment in parliamentary constituency required the VVPAT verification. So आप देख रहे हो कि ये कब से चला आ रहा है, ये चीजें कब से चली आ रही है, 1982 टू 2019 से इसकी स्टोरी चली आ रही है। तो ये न्यूज में फिर से आ गया है, क्यों? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग यही लास्ट वाले 2024 में, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन केस ऑफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द डिमांड फॉर full cross verification of EVM, that is called electronic voting machine votes with voter verifiable paper audit trail records, that is VVPAT, ठीक है, VVPAT। ओके, क्या है ये EVM एंड VVPAT? जिसे अभी तक कुछ नहीं समझ आया है, जस्ट नेम फॉर देम, जिनके लिए केवल एक नाम है EVM VVPAT, मैं इनके लिए बताती हूँ क्या है ये। व्हाट आर द EVM एंड VVPAT? सी, electronic voting machine means a modern voting device that replaces the traditional paper ballot. Clear? VVPAT क्या है? Voter verifiable paper audit trail means a paper-based system attached to the EVM that lets voter confirm their vote. थोड़ा सा एडवांस इसको और बना दिया गया EVM को। EVM में क्या ऐड कर दिया गया? वोटर वेरिफाइबल पेपर को ऐड कर दिया गया, तो इसका नाम हो गया EVM VVPAT। क्लियर? ओके, VVPAT अटैच किया गया था क्यों? ये पेपर बेस्ड सिस्टम था, अटैच किया गया था टू EVM दैट लेट्स वोटर कंफर्म देयर वोट, ठीक है, वोटर कंफर्म कर सके अपने वोट को कि उन्होंने किसको दिया है, और दिया है तो कंफर्म उसी पार्टी को ही वोट गया है। क्लियर? ओके, हाँ, कुछ की फैक्ट्स है इसके बारे में जानते हैं। EVM are made by the Bharat Electronics Limited, which comes under the Ministry of Defense, okay, and Electronics Corporation of India Limited, it's come under the Department of Atomic Energy। यहाँ देखो आप, ठीक है। सी, फर्स्ट फुल यूज ऑफ VVPAT कहाँ हुआ था? गोवा असेंबली में। कब? 2017 में। क्लियर? यूज्ड इन ऑल लोकसभा इलेक्शन, और उसके बाद से ऑल लोकसभा इलेक्शन में भी यूज हुआ था, सारे लोकसभा इलेक्शन में। कब? सिंस 2019। ओके, कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको हमें याद रखना चाहिए EVM के। लेट्स सी, अगर हम EVM के कंपोनेंट्स को देखें तो इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड VVPAT। ओके, सो बैलेट यूनिट की अगर हम बात करें तो बैलेट यूनिट आपका लाइक अ कीबोर्ड with 16 button used for casting the vote. Control unit managed by the polling officers control the voting process, ठीक है। VVPAT prints a slip showing the vote visible for a few seconds for the verification। अगर आप अपने अभी वोट दिए होंगे तो ये चीजें आपको समझ आ रही होगी बहुत ही क्लियरली, राइट। सो ये तो ठीक है, बट व्हाई VVPAT इंट्रोड्यूस, है ना? ऑलरेडी EVM इज देयर, सो व्हाई? तो मैंने अभी बताए थे, कॉन्फिडेंशियल मैटर के लिए, मींस टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी एंड रीस्टोर द वोटर कॉन्फिडेंस इन EVM, है ना। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें लेट्स किया जा रहा था वोटर कंफर्म देयर वोट्स, तो इसलिए VVPAT को इंट्रोड्यूस किया गया। क्लियर हो गया? देखो, कुछ एडवांटेज बहुत अच्छे हैं इसके, जैसे इट्स रन ऑन बैटरी एंड डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर सप्लाई। क्लियर? It's negating a scenario of an invalid vote, does not permit more than 4 votes per minute, thereby deterring booth capturing, ठीक है, ये भी इसमें बेनिफिट्स हैं।
After pressing close button on control unit, there is no possibility of voting. And last, not possible to the pre-program EVM in a superior manner. तो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं किया जा सकता। तो काफी ज्यादा ये ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है और रिस्टोर करता है वोटर कॉन्फिडेंस को। ओके, अभी भी नहीं समझ आया तो चलो एक और एग्जांपल से समझाते हैं। एटीएम और प्रिंटेड रिसिप्ट समझ आती है ना, एटीएम जाते हैं प्रिंटेड रिसिप्ट मिलता है। तो देखो ईवीएम इज जस्ट लाइक अ एटीएम, ठीक है, यू प्रेस अ बटन टू वोट जस्ट लाइक विथड्रॉइंग द मनी फ्रॉम एन एटीएम, okay, and VVPAT is a receipt. It show a print receipt just like a bank receipt confirming your vote. So Supreme Court ruling means checking every receipt, means checking every VVPAT for every vote isn't necessary. So just like bank don't check every ATM transaction manually, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। फॉर सेकेंड एग्जाम्पल, ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ईमेल कंफर्मेशन। तो होता क्या है, ईवीएम इज जस्ट लाइक ऑनलाइन ऑर्डर, so you select and confirm your choice. VVPAT is confirmation mail, like you get a receipt to verify what you order, right? And the court ruled that checking every confirmation email for every order isn't needed unless a major issue arises, है ना। ऐसा जब तक मेजर इशू ना हो तब तक सारे मेल को नहीं चेक करेगी कोर्ट, तो वो चलता ही रहेगा एज इट इज। अगेन अभी भी नहीं समझ आया तो चलो लास्ट में अगेन क्लासरूम एग्जाम्पल से समझाते हैं। वहां हम एग्जाम रिजल्ट और आंसर शीट को ले लेते हैं। तो जो हमारा ईवीएम है वो हो गया कंप्यूटराइज एग्जाम रिजल्ट, ठीक है। सो द मशीन काउंट्स वोट ऑटोमेटिकली लाइक अ कंप्यूटर कैलकुलेट मार्क्स, क्लियर। VVPAT हमारा हो गया आंसर शीट, सो इट सर्व एज अ प्रूफ जस्ट लाइक आंसर शीट is an exam. The Supreme Court said checking all answer sheet manually isn't required unless a major error is suspected. तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट यही कह रही है। क्लियर हो गया? आई थिंक मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए इसको समझाने के लिए, ईवीएम और वीवीपैट को, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अपने चलते हैं, दैट इज कॉल्ड द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। सो न्यूज में क्यों है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और कैसे हम इसका यूज करेंगे? न्यूज में है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने नए गाइडलाइन इशू किए हैं टू अ पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू इंश्योर द एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया during the Lok Sabha elections, and this action was taken after the violation of the Model Code of Conduct was reported. तो ये जब रिपोर्ट किया गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ है, तब जाकर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू किए हैं। क्लियर? यहाँ नेक्स्ट पेज यहाँ, ओके देखो सो गिरा। अब ये है क्या, चलिए इसे जानते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। देखो ओरिजिन कहाँ से शुरू हुआ है इसका, पहले ये जानेंगे। ओरिजिन शुरू हुआ है इसका हमारा फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन केरल इन 1960 स्टेट असेंबली में, ठीक है। स्टेट असेंबली में इसको प्रेजेंट किया गया था केरल में पहली बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। पर्पस क्या था? अ सेट ऑफ रूल फॉर पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट टू इंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ऑथोरिटी किसके हाथ गई थी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनफोर्सेस इट्स अंडर आर्टिकल 324, अंडर आर्टिकल 324 which gives it power to supervise elections for parliament, state assembly, the president and the vice president. Important facts क्या है? This model code of conduct is not mentioned in the constitution but is followed based on the agreement with political party. Clear? Who does model code of conduct apply to? है ना, कौन कर सकता है? So मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए पॉलिटिकल पार्टी, their candidate and polling agents, okay, the ruling government and its official, and all government employee is also eligible to apply for the model code of conduct, ठीक है। इन सभी के ऊपर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होगा। फिर से मैं रिपीट करूं, किस किस के ऊपर होगा? आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होगा ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, रूलिंग गवर्नमेंट,
and government employees, ruling government and its officials, polling agents and all government employee. ठीक है, right? What is the duration and all this? So what happen if अगर क्या हो जाएगा if ये वायलेट होता है और when in मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन फोर्स, सो फ्रॉम द डेट इलेक्शन, कब से ये आएगा? सो मॉडल को ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी इसको बोल सकते हैं, और when is in force, so from the date election are announced until the result are declared, right? Upheld in 1997 case, that is the Harbans Singh Jalal versus Union of India by Punjab and Haryana High Court, तब से ये चल रहा है. सो व्हाट हैपन अगर ये वायलेट होता है तो? अगर ये वायलेट होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज नो लीगल punishment on its own, but violation can be punished under existing law. False statement about a candidate, corrupt practice, uh, section 124 clause 4 for RPA 1951. फेक वोटिंग अगर पाया जाता है तो इलेक्ट्रल ऑफेंसेस सेक्शन 172 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2003. ठीक है, तो ये यहाँ इसके पनिशमेंट किस सेक्शन के अंदर आएंगे ये थोड़ा यहाँ दिया गया है, बट ये बस आप जान सकते हैं. बहुत डिटेल में आपको मेंस में ये काम आएगा. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है, किसके ऊपर ये फोर्स, व्हेन इज फोर्स, और हु डज अप्लाई. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में क्रिएट हो सकते हैं. इस चीज को समझने के लिए चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल को यूज करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ट्रैफिक रूल वर्सेस लीगल पनिशमेंट, है ना. फॉर एग्जाम्पल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपका वो ट्रैफिक रूल की तरह है, जो ट्रैफिक रूल में जैसे गाइडलाइंस टू इंश्योर द स्मूथ इलेक्शन, लाइक ट्रैफिक सिग्नल्स फॉर रोड सेफ्टी, है ना. जंपिंग अ रेड लाइट फॉर एग्जाम्पल वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है, सो मे नॉट ऑलवेज लीड टू स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन बट कैन बी इन्फोर्स अंडर अदर्स लॉ लाइक द फाइन अंडर द मोटर व्हीकल एक्सेट्रा, है ना. ऐसे होता है, तो सेम इस तरीके से देख सकते हैं. एक और एग्जांपल देखते हैं, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट रूल. तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को आप फेयर प्ले रूल इन क्रिकेट हो गया. सो जस्ट लाइक द क्रिकेट हैज रूल टू इंश्योर द फेयर प्ले, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सेट द गाइडलाइंस फॉर इलेक्शन. इफ प्लेयर्स cheat, for example ball tampering, or they face penalty, but it's not a criminal offenses. Similarly, model code of conduct violation lead to warning or action by the election commission but no direct legal punishment. Third example, social media guidelines at work, model code of conduct, for example office social media policy. So company have rule on how employees should behave online, just like model code of conduct regulates politicians' conduct. So if an employee spread false information about the company, like politicians spreading fake news, they can be punished under the law. So this is all about the model code of conduct. Clear? Last, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हम देखते हैं, दैट इज लोकसभा इलेक्शन. लोकसभा इलेक्शन रिसेंटली हेल्ड हुआ है, राइट. रिसेंटली हेल्ड, वे आर हेल्ड लोकसभा इलेक्शन इन 2024. सो नॉट रिसेंटली, हम लोग 2025 में, बट ये अक्टूबर से अप्रैल से अक्टूबर का डेटा है, इसलिए इसमें ऐसे लिखा. सो लोकसभा न्यूज में इसलिए था, इसलिए इसको हमें देखना चाहिए. सो इलेक्शन, चलिए इसको समझते हैं लोकसभा को. ठीक है, लोकसभा के बारे में समझते हैं. अगर आपने पॉलिटी में डेफिनेटली इसको आपने डिटेल में पढ़े होंगे, टॉपिक हमारा एक चैप्टर ही है लोकसभा. यहाँ भी मैं आपको समझा देती हूँ. इलेक्शन सिस्टम हम जानते हैं, ईच एमपी रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंसी और एरिया, है ना. सो ओनली वन कैंडिडेट इज इलेक्टेड पर कंस्टिट्यूएंसी, मीन्स सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूएंसी है. सो द कैंडिडेट विद द हाइएस्ट वोट विन द इलेक्शन. सॉरी. ठीक है, सो ये इसमें पहला बताया गया है हमें. आर्टिकल में हम आएंगे, पहले इलेक्शन सिस्टम को हम समझते हैं.
लोकसभा का इलेक्शन। इलेक्शन हमने समझा, लोकसभा इलेक्शन के एक जो एमपी है वो रिप्रेजेंट करता है एक इस constituency means a specific area. So only one candidate is elected per constituency, like single member constituency, and the candidate with the highest vote win the election. For example, imagine a school election where each class vote for a one class representative. The student with the most vote become the leader. Clear? Okay. Terms and dissolution of Lok Sabha. So the dissolution or duration of Lok Sabha or terms like, सो यहाँ आप समझो नॉर्मल टर्म होते हैं 5 years इसके, ठीक है। सो इन केस हाउएवर president can dissolve Lok Sabha anytime before the 5 years, and this decision cannot be challenged in court. During a national emergency, Parliament can extend the term 1 year at a time, but not beyond the 6 months after the emergency end. Clear? For example, if company CEO has a 5 year contract, but the board fired them early due to a crisis, they can't challenge it in court. तो सेम ऐसे ही होता है लोकसभा के साथ। चलिए, लोकसभा हमने समझा कैसे चलता है। यहां बस एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन बताया गया है, आर्टिकल 324 टू 329। इट मींस यहां पास जो बताया गया है कि आर्टिकल 329 क्लाउज बी में बोला जाता है, वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर। इलेक्शन डिस्प्यूट कैन ओनली बी चैलेंज थ्रू एन इलेक्शन पिटीशन इन द हाई कोर्ट। क्लियर? देखो आप यहां इन द हाई कोर्ट। Okay. For example, in a football match, once the referee start the game, the decision during play cannot be questioned in court. Only an official appeal can be made later. Clear? Next, nominated of candidates. So a candidate must be nominated to contest an election. Rule for nomination present किया गया है RPA 1951 section 33 में. So section 33 of RPA 1951 contains the requirement for a valid nomination. Right? Candidate from recognized party need one proposer. Independent candidate need 10 proposer. All must be voters from the constituency. And returning officer can reject nomination if they find major flaws in the application. For example, if a student wants to contest for school captain, they need nomination from classmate. If their form has error, the teacher means returning officer can reject it. ओके, रीपोलिंग। नेक्स्ट हम चलते हैं नॉमिनेटेड नॉमिनेशन इन इलेक्शन हमने देख लिया, रीपोलिंग पे चलते हैं। रीपोलिंग यहाँ पास मेंशन किया गया है, जो इसके प्रोविजन रीपोलिंग के प्रेजेंट किए गए हैं अंडर आरपीए 1951। रीपोलिंग मींस री इलेक्शन एट सम पोलिंग स्टेशन। सो रीजन फॉर रीपोलिंग वायलेशन, देखो ऑन अकाउंट ऑफ द नेचुरल, क्या रीजन हो सकता है? सो circumstances अंडर विच रीपोलिंग इज नीडेड। पहला, अगर वहां नेचुरल क्लैमिटी, वायलेंस एक्सेट्रा अगर हो गया है, ड्यू टू सम डैमेज और डिस्ट्रक्शन वोटिंग मशीन का, तब होगा। काउंटर मैंडेटिंग ऑफ इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द बूथ कैप्चरिंग, और ऑन अकाउंट डेथ ऑफ द कैंडिडेट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, तब जाकर यहाँ पास रीपोलिंग और री इलेक्शन होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए स्कूल इलेक्शन गेट डिस्टर्ब ड्यू टू अ पावर फेलियर और ए स्टूडेंट टैम्परिंग विद बैलेट्स, the school may reconduct the voting. Clear? Now, silence period. Silence period means no campaign before voting. Mean it's start 48 hours before voting and last until polling end. So in this period, there is restricted something like TV, social media ads for the candidate under section 126, exit poll under section 126A,
an opinion poll on TV, print media. For example, just before an exam, students are not allowed to discuss answer with other. Right. So this prevent the last minute confusion or manipulation. Okay. Next silence हमने देख लिया. Silence period. Now contesting from multiple seat. One candidate, multiple constituency. Right. Means one candidate, multiple constituencies means contesting from multiple seat. So earlier, a candidate could contest from unlimited constituency. Now, since 1996, a candidate can contest from only two constituency. If they win both seats, they must give up one. A by-election is held for the vacant seat. Clear? For example, if a student run for both head boy and the sport captain and win both, they must choose one position and another election is held for the other. So this is the meaning. Okay. Now come to the next, that is home voting. What is home voting? ये ना समझो. Election. Home voting क्या है? कौन कर सकता है होम वोटिंग, है ना? सो द सीनियर सिटीजन 85+ ईयर ओल्ड जिनका है उनके लिए है. पीपल विथ डिसेबिलिटी जिनका 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी है. मेथड कैसे होगा? पोलिंग ऑफिसर विजिट द होम विद द पोस्टल बैलेट के साथ. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एल्डरली पर्सन कैन नॉट ट्रेवल टू अ पोलिंग बूथ, voting officer bring the ballot to their house, just like an online exam for the disabled student. So this is called the home voting. Clear है? इसी तरह से यहाँ एक और है प्रॉक्सी. देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रॉक्सी वोटिंग. प्रॉक्सी वोटिंग क्या है? इट अलाउ द रजिस्टर्ड इलेक्टोरेट टू delegate his voting right to a representative he nominated available for the service voter. Clear? सर्विस वोटर इंक्लूड कौन कौन हो सकते हैं? मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स, पर्सन हु इज एम्प्लॉय अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ पोस्ट ऑफ आउटसाइड इंडिया, member of the police force of a state who is serving outside that state, and member of a force to which Army Act 1950 is applicable. Clear? Okay. इसका और एक है टॉपिक, फॉर्म 17C क्या है और बार्ली सीनेज क्या है, ये देख लेते हैं. देखो समझो, फॉर्म 17C जो है वो इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी डॉक्यूमेंट है. ठीक है. ये कंटेन्स करता है वोटिंग डिटेल, total voters, number of vote cast, vote received by each candidate, not share with the public, only for the election officials. ठीक है. तो ये आता है फॉर्म 17C में. एग्जाम्पल से समझते हैं. लाइक अ सील्ड आंसर शीट इन एग्जाम, ओनली द एग्जामिनर, मतलब जो पोलिंग ऑफिसर हम उसको बोल सकते हैं, कैन चेक द मार्क्स, नॉट द स्टूडेंट. सो दिस इज फॉर्म 17C. ना ठीक है, क्लियर है ये भी. अब आते हैं हम बार्ली सीनेज. बार्ली सीनेज क्या है? देखो, बार्ली सीनेज जो है बार्ली सिग्नेज जो है फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड वोटर्स के लिए है. सो बार्ली इनेबल्ड ईवीएम इंट्रोड्यूस इन पुडुचेरी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड वोटर्स. They can also bring a campaign for assistance if needed. For example, similar to the Barley book in library, this help the visually impaired individual vote independently. So here we are concluded our first topic for this polity PT 365. हाँ, एक चीज आप यहाँ और भी याद रख सकते हो कि if elector desire, he will be allowed to bring a campaign as provision in Rule 49N of Conduct of Election Rule in 1961. So ये information आप अपने मेंस में यूज कर सकते हो. That is very important for the prelims. Okay, so हमने यहाँ अपना कंप्लीट कर लिया पॉइंट 1. कल हम टॉपिक 2 स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हम 1 by 1 ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे. एग्जाम्पल्स आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सो दैट कि हम नेक्स्ट पार्ट में आपको और अच्छे एग्जाम्पल्स प्रेजेंट कर सकें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.